discuss the part second of the fracture. जैसा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्रैक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फ्रैक्चर क्या होता है और फ्रैक्चर कौन कौन से टाइप्स का होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर. फ्रैक्चर बॉडी के अंदर अपने आप हील कैसे होता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर इन द बॉडी. सो बॉडी के अंदर क्या होता है, जब फ्रैक्चर होता है तब वहां पे कुछ इवेंट्स होती है इन ऑर्डर टू हील द फ्रैक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कसिंग द स्टेप्स ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर. बॉडी के अंदर कोई भी फ्रैक्चर होता है तो वो कैसे हील होता है. सो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हेमाटोमा. फर्स्ट स्टेप इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हेमाटोमा. जैसे बॉडी के अंदर फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है, वहां पे जो फ्रैक्चर लाइन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. उससे क्या हो जाएगा, लीकेज ऑफ ब्लड. ब्लड वेसल्स में ब्रेक की वजह से लीकेज ऑफ ब्लड होता है और लीकेज ऑफ ब्लड की वजह से क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर. फ्रैक्चर साइट पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हेमाटोमा. फ्रैक्चर हेमाटोमा बन जाता है क्लॉट साइट पे. और ऐसा कब होता है, फ्रैक्चर साइट पे फ्रैक्चर हेमाटोमा बन जाएगा ड्यू टू लीकेज ऑफ द ब्लड ऑफ ब्रोकन ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स जैसे ही ब्रेक होती है वहां पे लीकेज ऑफ ब्लड होगा. ब्लड लीकेज होते क्या हो जाएगा, वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हेमाटोमा बन जाएगा. उसके बाद क्या होता है, और ये जो इवेंट होती है ये कितना होती है, 6 to 8 आवर्स के अंदर होती है. सो 6 to 8 आवर्स आर द क्रूशियल टाइम. इट इज द क्रूशियल टाइम टू ट्रीट द फ्रैक्चर. जैसे ही फ्रैक्चर का पता लगता है विद इन 6 to 8 आवर्स तक इसको फिक्स किया जाना चाहिए, हील किया जाना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है, वहां पे फ्रैक्चर हेमाटोमा हो जाता है. बॉडी जो अपना स्पॉन्टेनियस हीलिंग प्रोसेस है वो शुरू कर देती है. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हेमाटोमा. उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हेमाटोमा बन जाता है उसके बाद वहां पे जो सेल्स होती है, बोन सेल्स होती है, सेल्स ऑफ द बोन विल डाई. जैसे ही हेमाटोमा बन जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, डिक्रीज और ब्लड सप्लाई विल स्टॉप. स्टॉपेज और डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई लीड्स टू बोन्स सेल्स डेथ. जो बोन की जो सेल्स है फ्रैक्चर साइड पे वहां पे वो डेथ होना शुरू हो जाएगी, डाई होना शुरू हो जाएगी. और उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे डेब्रिस इकट्ठा हो जाएगा. जो सेलुलर डेब्रिस है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. वहां पे सेलुलर डेब्रिस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. उसकी वजह से वहां पे कौन आएगा, जैसे ही सेलुलर डेब्रिस इकट्ठा होगा वहां पे फेगोसाइट्स आ जाएंगी. और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी. फेगोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस कम टू द फ्रैक्चर साइड पे पहुंच जाएगी. और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे हेमाटोमा फॉर्मेशन प्लस वहां पे क्या हो जाएगा, डेब्रिस कलेक्शन हो जाएगा. और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वहां पे डेब्रिस कलेक्ट होना शुरू होता है, एक सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं osteoclast. The cells osteoclast come into the picture. जैसे ही फ्रैक्चर साइड पे डेब्रिस इकट्ठा होता है, हेमाटोमा बनता है, वहां पे क्या हो जाता है, मैक्रोफेजेस और फेगोसाइट्स आ जाती है और ऑस्टियोक्लास्ट वहां पे पहुंच जाती है. ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, जो डेड बोन सेल्स होती है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है. द क्लास्ट वर्ड, जहां पे भी क्लास्ट वर्ड आएगा, CLAST क्लास्ट वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेल्स. एब्जॉर्प्शन हो जाएगा या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. सो ये होता है फर्स्ट स्टेप
इन द हीलिंग प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हेमेटोमा। और ये कब होता है? 6 to 8 आवर्स के अंदर, इंजरी के 6 to 8 आवर्स के अंदर हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे फ्रैक्चर हेमेटोमा बनता है उसके कुछ समय के बाद, कुछ वीक्स के बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस, फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस बन जाता है। क्या होता है? जो पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम क्या होता है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन। पेरियोस्टियम इज द आउटर कवरिंग, बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलेंगे पेरियोस्टियम। सो जो पेरियोस्टियम है, आउटर कवरिंग ऑफ द बोन है, वहां से क्या होता है? कुछ सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? जैसे क्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, वैसे ही ब्लास्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन। द मीनिंग ऑफ ब्लास्ट इज प्रोडक्शन। तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो पेरियोस्टियम से कहां पे आ जाएगी? फ्रैक्चर साइट पे आ जाती है और वहां पे क्या करती है? फाइब्रस कोलेजन फाइबर्स का निर्माण करना शुरू कर देती है। प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन फाइबर्स स्टार्ट्स देयर। उसके बाद क्या होता है? कुछ सेल्स होती है पेरियोस्टियम की, वो फाइब्रोब्लास्ट, और कुछ सेल्स होती है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट में डेवलप हो जाती है। कुछ हो जाएगी फाइब्रोब्लास्ट में डेवलप हो जाएगी, कुछ जो हो जाएगी वो कॉन्ड्रोब्लास्ट में डेवलप हो जाएगी। कॉन्ड्रोब्लास्ट का मतलब होता है, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज और ब्लास्ट का मतलब होता है अगेंस्ट फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, फाइब्रोब्लास्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स। सो फ्रैक्चर साइड पे क्या होगा? फाइबर्स और कार्टिलेज का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कैलस बन जाएगा। कैलस का मतलब होता है मास। सो मास ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज स्टार्ट डेवलपिंग एट द फ्रैक्चर साइट। ठीक है, ये होता है सेकेंड स्टेप इन द हीलिंग प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा? हीमेटोमा बन जाएगा। हीमेटोमा बनने के कुछ वीक के बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है? फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस बनने के बाद क्या होता है? बोनी कैलस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेप इज बोनी कैलस फॉर्मेशन। कुछ वीक्स के बाद, आफ्टर फ्यू वीक्स क्या होता है? जैसे यहाँ पे फाइबर कार्टिलेजिनस कैलस बनता है, उसके कुछ वीक्स के बाद क्या होता है? जो हेल्दी बोन टिश्यू होते हैं, हेल्दी बोन टिश्यू क्या करते हैं? उस ऑस्टियोब्लास्ट में डेवलप हो जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। हेल्दी बोन टिश्यू क्या करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट में डेवलप हो जाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट? ऑस्टियो मींस बोन, ब्लास्ट मींस फॉर्मेशन। सो वो सेल्स जो कि बोन फॉर्मेशन का काम करती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। सो क्या होता है? हेल्दी बोन टिश्यू से ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप होती है और ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ आती है? फ्रैक्चर साइट पे आती है और यहाँ पे क्या करती है? जो फाइब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यू होते हैं उनको स्पंजी बोन टिश्यू के अंदर कन्वर्ट कर देती है, स्पंजी बोन टिश्यू में कन्वर्ट कर देती है और इसको हम बोलेंगे हम फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस की जगह बोनी कैलस, क्योंकि यहाँ पे बोन्स सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं बोनी, इसको बोलते हैं बोनी कैलस। और ये जो बोनी कैलस होता है क्या करता है? जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है और जो नॉन फ्रैक्चर्ड पार्ट है, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। The fourth step is remodeling, remodeling of the bone। जैसे ही बोनी कैलस बन जाता है, बोनी कैलस बनने में कितना समय लगता है? बोनी कैलस बनने में अराउंड 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। सो 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्या होता है? बोनी कैलस बन जाता है। उसके बाद बोन रीमॉडलिंग, इट इज द फाइनल फेज, इट इज द फाइनल फेज ऑफ द हीलिंग प्रोसेस, फाइनल फेज ऑफ हीलिंग
प्रोसेस। फ्रैक्चर हीलिंग की जो प्रोसेस होती है उसकी फाइनल फेज होती है बोन रीमॉडलिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो डेड टिश्यू होता है, डेड बोन्स होती है, यहाँ पे जो डेड सेल्स होती है बोन की, डेड बोन्स होती है, उनको डेड बोन सेल्स को कौन एब्जॉर्ब करता है, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट डेड बोन सेल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हेल्दी बोन टिश्यू होती है, स्पंजी बोन टिश्यू, हेल्दी बोन टिश्यू जो होती है, हेल्दी बोन टिश्यू जो होती है, स्पंजी बोन टिश्यू, जिसको हम बोनी कैलस बोलते हैं, वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू में, हेल्दी बोन टिश्यू, स्पंजी बोन टिश्यू कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू में मॉडिफाई हो जाता है, और क्या हो जाता है, बोन की जो है फाइनल हीलिंग हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है हीलिंग इतनी परफेक्ट होती है कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो भी दिखाई नहीं देती है। सो वहां पे क्या होता है, जब सरफेस, बोन सरफेस की जो थिकनिंग होती है उससे हम पता लगा सकते हैं कि बोन की जो फ्रैक्चर लाइन है वो कहाँ पर है। अदरवाइज ऐसा प्रोसेस होता है, इतना परफेक्ट हीलिंग प्रोसेस होता है कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो भी डिसअपियर हो जाती है बिकॉज ऑफ हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बोन। सो दीज आर द कॉमन प्रोसेस, कॉमन स्टेप्स ऑफ द हीलिंग ऑफ द बोन। सो अगेन वी आर रिवाइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर हेमेटोमा। फ्रैक्चर हेमेटोमा बन जाएगा 6 to 8 आवर्स ऑफ इंजरी। इंजरी होने के 6 to 8 आवर्स के अंदर क्या होगा, फ्रैक्चर हेमेटोमा बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस। फिर क्या होगा, जैसे ही फ्रैक्चर हेमेटोमा बनेगा उसके बाद क्या है, पेरियोस्टियम से, जो बोन के आउटर लेयर है पेरियोस्टियम है, वहां से फाइब्रोब्लास्ट आके क्या करेगी, फ्रैक्चर साइट पे कोलेजन फाइबर्स का निर्माण करती है, प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन फाइबर्स स्टार्ट हो जाता है, और कुछ सेल्स जो है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट में डेवलप हो जाती है। और कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करती है, कार्टिलेज का निर्माण करती है, और दोनों मिला के फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस बनाते हैं। कैलस का मतलब होता है मास, ग्रुप ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ टिश्यू। सो फाइब्रो कार्टिलेजिनस मास बन जाता है, या फिर फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर फ्यू वीक्स फॉर्मेशन ऑफ बोनी कैलस। जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस है वो बोनी कैलस से रिप्लेस हो जाता है। कैसे होता है, जो हेल्दी बोन टिश्यू होती है, हेल्दी बोन सेल्स होती है, वो क्या करती है, ऑस्टियोक्लास्ट में चेंज हो जाती है, और वहां पे जो डेड सेल्स होती है वो ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाती है। हेल्दी जो बोन सेल्स है वो क्या बनाएगी, ऑस्टियोब्लास्ट बनाएगी। हेल्दी बोन टिश्यू और हेल्दी बोन सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, स्पंजी बोन टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और स्पंजी बोन टिश्यू और जो डेड सेल्स होती है, डेड बोन सेल्स होती है, वो ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, बोनी कैलस बन जाता है, स्पंजी बोन टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद जो फाइनल फेज आती है वो आती है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में क्या होता है, ये एक फाइनल फेज है। इसके अंदर जो स्पंजी बोन टिश्यू है, यहाँ पे जो स्पंजी बोन टिश्यू बने हुए हैं, वो यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और बोन जो है वो हील हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ हीलिंग। So now we have discussed the normal physiological process of healing, की healing का normal physiological process क्या होता है। Now we will discuss, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि what is the treatment of fracture, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे होता है।
सो ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर में क्या होता है, सबसे पहले फ्रैक्चर को अर्ली डायग्नोज किया जाता है थ्रू द एक्सरे और सीटी स्कैन, एमआरआई से इजीली फ्रैक्चर को डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इज सो नाउ आई विल डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। सो फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट क्या होता है? रीअलाइनमेंट का मतलब होता है जो बोन के पार्ट्स है, ब्रोकन पार्ट्स है, उनको वापस से अपनी प्री फ्रैक्चर स्टेट के अंदर अलाइन करना। जो फ्रैक्चर से पहले बोन के जो पार्ट होते हैं, सपोज दिस इज द बोन एंड दिस इज द फ्रैक्चर। सो यहाँ क्या है, जैसे फ्रैक्चर है, बोन के जो पार्ट है वो डिस्प्लेस हो गए। फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, बोन के दोनों पार्ट डिस्प्लेस हो गए। तो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा रीअलाइनमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्ड पार्ट। फ्रैक्चर्ड पार्ट को एक ही अलाइनमेंट में लाना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैक्चर अलाइनमेंट में नहीं है, तो क्या होगा, फ्रैक्चर को पहले अलाइनमेंट में लाया जाता है। रीअलाइनमेंट ऑफ द फ्रैक्चर, या फिर हम कह सकते हैं सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर। रीअलाइनमेंट करते हैं फ्रैक्चर का। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है इमोबिलाइजेशन। जैसे ही फ्रैक्चर के जो पार्ट्स है, बोनी पार्ट्स है, वो वापस से अलाइनमेंट में आ जाते हैं, नॉर्मल अलाइनमेंट में आ जाते हैं अपने। उसके बाद क्या होता है, इमोबिलाइज किया जाता है। बोन्स को इमोबिलाइज करते हैं। इमोबिलाइज का अर्थ होता है बोन की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करना। बोन्स, अगर बोन्स वापस से हिलेगी ढूलेगी तो क्या होगा, वापस से बोन के जो पार्ट्स है वो अलाइनमेंट से बाहर हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है अलाइनमेंट। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है जो ब्रोकन पार्ट है बोन के, वो एक दूसरे से दूर हो गया है, एक दूसरे से अलाइनमेंट से बाहर हो गया है। और एक होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का अर्थ होता है बोन जो है अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाती है, नॉर्मल जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आ जाती है। सो फर्स्ट रीअलाइनमेंट होगा। दूसरा होता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्यों करेंगे? क्योंकि बोन को डिस्प्लेसमेंट से बचाने के लिए हमें बोन को इमोबिलाइज करना पड़ेगा, उसकी जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन किया जाता है। इमोबिलाइजेशन टू मेंटेन रीअलाइनमेंट। द थर्ड स्टेप इज रीस्टोरेशन ऑफ फंक्शन। जो फाइनल स्टेप होता है हमारा ट्रीटमेंट का, या फाइनल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पेशेंट का जो ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन जो लिम्ब है, जैसे सपोज पेशेंट का जो फोरआर्म फ्रैक्चर हो रहा है, या फिर टिबिया फ्रैक्चर हो रहा है, लेग फ्रैक्चर हो रहा है, लेग के अंदर फीमर फ्रैक्चर हो रहा है। सो जो फाइनल फेज होता है उसमें क्या है, फाइनल फेज इज द रीस्टोरेशन ऑफ फंक्शनिंग। वापस से फोरआर्म का जो पार्ट है, हैंड का जो फंक्शन है वो रीस्टोर करना, वापस से हैंड अपना काम करना शुरू हो जाए, नॉर्मली जो बोन है अपना फंक्शन करना शुरू हो जाए, मतलब जो बॉडी की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। सो वो होता है हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज रीअलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर। रीअलाइनमेंट में क्या करते हैं, फ्रैक्चर के जो बोन के जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है, बोन के जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको एक ही लाइन में वापस से लाना है, या फिर उनको जो प्री फ्रैक्चर्ड स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, प्री फ्रैक्चर स्टेट, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है बोन का, नॉर्मल अलाइनमेंट है, उसके अंदर लेके आना, उसको बोलते हैं रीअलाइनमेंट। बोन को अपनी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्टेट में लेके आना, उसको बोलेंगे रीअलाइनमेंट। बोन के जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उन दोनों पार्ट्स को वापस से रीअलाइनमेंट में लाया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिडक्शन। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का अर्थ होता है रीअलाइनमेंट ऑफ द बोन। अब जो रिडक्शन होता है ये क्या होता है, दो तरह से होता है। एक होता है ओपन रिडक्शन, एक होता है क्लोज रिडक्शन।
क्लोज रिडक्शन क्या होता है? मैनुअल मैनिपुलेशन के थ्रू बोन के जो पार्ट है, मैनुअल मैनिपुलेशन के थ्रू बोन के पार्ट्स को अलाइनमेंट में लेके आना। मैनुअल मैनिपुलेशन के थ्रू बोन के जो पार्ट्स है उसको अलाइनमेंट में लेके आना, इसको बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। सेकंड होता है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन क्या होता है? इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। यहाँ पे क्या होता है? सर्जरी होती है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू स्किन में इंसिजन लगा के बोन को ओपन करके वहां पे स्किन में इंसिजन लगा के ओपन करते हैं वहां पे, और बोन को थ्रू द मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं, बोन को रीअलाइनमेंट में लेके आते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं सर्जरी के अंदर? इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन, एक होता है इंटरनल फिक्सेशन। सर्जरी हो रही है दो टाइप की हो रही है। इसमें एक्सटर्नल में क्या होता है? इसमें पूरी तरह से स्किन को ओपन नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है यहाँ पे, इस छोटा सा इंसिजन के थ्रू बोन के अंदर पिंस और रॉड के थ्रू बोन को रीअलाइनमेंट में किया जाता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर किया जाता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर आता है जिससे कि क्या होता है, बोन्स को पिंस और रॉड के थ्रू फिक्स किया जाता है और अलाइनमेंट में लाया जाता है। इंटरनल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, बोन्स को पूरी तरह से स्किन को ओपन करके डिसेक्शन के थ्रू बोन्स तक पहुंचा जाता है। बोन्स को क्या है, प्लेट्स और स्क्रूज, प्लेट्स और स्क्रूज के थ्रू और नेलिंग के थ्रू रीअलाइनमेंट में लाया जाता है और उस अलाइनमेंट को फिक्स किया जाता है। रीअलाइनमेंट में लाते हैं, रिडक्शन में लाएंगे और उसको रिडक्शन को फिक्स करेंगे। ये होता है इंटरनल फिक्सेशन। सो सर्जरी दो टाइप की होती है, एक होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन, एक होता है इंटरनल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन के अंदर हम जो इक्विपमेंट यूज करेंगे या फिर जो एप्लीकेटर यूज करेंगे वो क्या करेंगे, स्किन के बाहर रहेगा, उसका जो पोर्शन होगा स्किन के बाहर रहेगा। इंटरनल में क्या होगा, स्किन के बाहर कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ स्किन के अंदर होता है और बोन को इंटरनली जाके एक्सपोज करके और फिक्स किया जाता है, उसको बोलेंगे इंटरनल फिक्सेशन। सो सर्जरी दो टाइप की होगी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और रिडक्शन दो टाइप का हो गया, ओपन एंड क्लोज रिडक्शन। ओपन में क्या करते हैं, स्किन को इंसिजन लगा के सर्जरी करके फिर फिक्स किया जाता है। क्लोज में क्या होता है, मैनुअल मैनिपुलेशन के थ्रू विदाउट एनी स्किन इंसिजन के थ्रू फ्रैक्चर को रिड्यूस किया जाता है या फिर रीअलाइन किया जाता है। सो दिस इज द रीअलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर। The second one is immobilization. So immobilization क्या होता है, जैसे ही फ्रैक्चर को रीअलाइन कर दिया, रिड्यूस कर दिया, उसके बाद फ्रैक्चर को रीअलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए जो बोन की मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, उसको बोलेंगे हम इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, जो पार्ट जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है, जिस बोन में फ्रैक्चर हुआ है, उसको इमोबिलाइज करना। इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इसके लिए कास्टिंग की जा सकती है, प्लास्टर कास्ट, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, प्लास्टर कास्ट किया जा सकता है। उसके अलावा स्लिंग यूज कर सकते हैं, स्लिंग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इलास्टिक बैंडेज यूज की जा सकती है, जो कि जिसे हम क्रैप बैंडेज भी बोलते हैं, क्रैप बैंडेज भी यूज की जा सकती है। और इसके अलावा जो है हम ट्रैक्शन का यूज भी कर सकते हैं। ट्रैक्शन का होता है, ट्रैक्शन का मतलब होता है एक पार्ट को पुल करके रखना थ्रू अ वेट। वन पार्ट ऑफ द बोन इज पुल्ड थ्रू अ वेट टू रीअलाइन और टू इमोबिलाइज द फ्रैक्चर। सो ट्रैक्शन का यूज भी कर सकते हैं। इमोबिलाइजेशन में क्या करते हैं, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं थ्रू ए पीओपी, प्लास्टर कास्ट, प्लास्टर लगा के, स्लिंग, इलास्टिक बैंडेज, क्रैप बैंडेज और ट्रैक्शन। दीज आर द कॉमन मेथड्स ऑफ immobilization. Last process of the treatment is restoration of the function. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने बॉडी को रीअलाइन, जो फ्रैक्चर है, बोन है, उसको हमने रीअलाइन कर लिया है, उसके बाद हमने उसको इमोबिलाइज भी कर दिया है। उसके बाद बाकी का काम कौन करता है, फ्रैक्चर जो होता है वो सेल्फ हील होगा।
हमने उसको बस फिक्स किया है, रीअलाइन किया, इमोबिलाइज किया है। जो हीलिंग प्रोसेस है वो क्या है, बॉडी खुद करती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो वो जो प्रोसेस होता है वो अराउंड 3 to 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक होता है। उसमें क्या होता है, बॉडी को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होनी चाहिए बोन के अंदर। दूसरा क्या होता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। सो वी विल गिव डाइट रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और विटामिन सी भी दिया जाता है जिससे कि वुंड हीलिंग में भी हेल्प मिलती है। सो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिच डाइट। उसके अलावा क्या होता है, जैसे ही प्रोसेस होता है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है पेशेंट को मूवमेंट में असिस्ट किया जाता है। पेशेंट को एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है। एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है और फिजियोथेरेपी भी एडवाइस की जाती है, जिससे कि पेशेंट की जो अफेक्टेड पार्ट है उसकी मूवमेंट फिर से नॉर्मल हो सके, फिर से नॉर्मल एक्टिविटी कर सके। सो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर।